खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। गुणवत्ता नियंत्रण बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम। पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, कोचई के उन्नत वैरायटी, कटहल के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। पौधा सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण करे बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, जेकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग के 106 नर्सरी और एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र आदि मन ला ए मिशन के माध्यम ले सुदृढ़ किए जाथे। ये नर्सरी मन के उपयोग बड़े पैमाना में पौध सामग्री उत्पादन बर करे के अनुशंसा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के भाग यही नर्सरी ले पूरा करे जाना चाहिए, जेकर ले किसान ला सही और कम दर में पौध सामग्री प्राप्त हो सके और आवश्यकता अनुसार नर्सरी ला सुदृढ़ करके एला उपयोगी बनाए बर कदम उठाए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत है। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवे और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावे। बोआई के समय एखर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवे और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। जड़ वाले सब्जी मन में कोचई के नाव ह अब्बड़ प्रचलित नाव हरे। एखर कंद सब्जी के रूप में इस्तेमाल करे के संगे संग एखर पत्ता ला घलो इस्तेमाल में लाए जाथे। एकर उत्पत्ति भारत में होय हावे। एकर बहुत अकन उन्नत किस्म घलो है, पर एखर सबले प्रचलित किस्म हरे देसी ह, जेकर उपयोग बहुतायत मात्रा में होवत है। एकर व्यावसायिक खेती करे बर पहली खेत ला बने तरीका ले जोत ले, फिर एला कतारबद्ध तरीका ले लगावे व बोआई के समय गोबर खातू और यूरिया पोटास ला घलो छिड़काव करे ले एकर पैदावार ह बने बढ़ जाथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमार सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन अपन खेत में धान और सब्जी के संगे संग कटहल के खेती घलो कर सकत हे, काबर के कटहल के मांग ह बाजार में बढ़ते जाथे। ऐसने ये कटहल सब्जी के खेती करैया ग्राम मगरघटा के किसान तेजू राम अपन 1 एकड़ खेत में कटहल के पेड़ लगाए हे और मुनाफा प्राप्त करत हे। जानकारी देबर ओहर बताथे कि ओकर खेत के मेड़ में कटहल के पेड़ लगे हे, ओला तैयार करे बर करीब 4 से 5 साल लगिस। ओला एक पेड़ में करीब 4 से 5 हजार खर्चा आए हवय। एक पेड़ से ओला करीब 15,000 से 20,000 के आमदनी होवत है। ओखर ए उन्नत खेती ला देख के राज्य के दूसर किसान भाई मन घलो प्रेरणा लेथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,080 रुपया और अधिकतम 1,455 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में
धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में बरबट्टी के बने आवक देखे गए हैं। यहाँ के व्यापारी मन बताए इनकी बरबट्टी के थोक भाव 8 से 15 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में खर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। उन सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। यह भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे
तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देना चाहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व किसान कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम से झूठा वादा कर रहे हैं और पैसे ऐंठ रहे हैं। इस संबंध में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को दें और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 1800-180-1551। किसान भाइयों, इस आधुनिक युग में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आधुनिक नीतियों को अपनाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है दलहनी फसलों का प्रबंधन और किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ शामिल हैं मिस्टर M.K. चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर आर्यू खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आप पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चंद्राकर जी, सबसे पहले ये बताइए कि दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? दलहनी फसलों में हम वो फसलें जो दो दाने वाली होती हैं उनको दलहनी फसलों में लेते हैं। और इसमें ये फसल हम खरीफ और रबी दोनों में लेते हैं। तो अभी रबी का सीजन है। रबी की मुख्य दलहनी फसलों के रूप में हम चने को और मटर को, तिवड़ा को, इसको हम इस रूप में लेते हैं। और उसके बाद जो है हम उड़द मूंग को भी इन फसलों के रूप में लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख फसलें हैं वो हमारे पास चने और मटर के रूप में किसानों को उपलब्ध है। और तिवड़ा भी काफ़ी बड़े एरिया में किसान लेते हैं। और अभी तिवड़ा की अच्छी वैरायटी भी आ गई है। यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा महा तिवड़ा, प्रतीक तिवड़ा, ये सब इन्होंने अभी जो अडाप्ट किया है। तो इससे काफ़ी नई नई प्रजातियाँ आने के कारण ये दलहनी फसलें हम हमारे क्षेत्र में ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चने की फसल की अधिक उत्पाद, माफ कीजिएगा, एक किसान भाई लाइन पे है। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार हो जी। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ये बताइए। तेजीराम दीवान तेलीबान महासोन से। जी, आपका प्रश्न क्या है? रहर लगाना है, कैसे कैसे कौन उन्नत के लगाना है तो बताओ जी। अरहर की या राहर की उन्नत किस्म राजीव लोचन या लक्ष्मी या दोनों किस्में लगा सकते हैं। इसको जून में ही लगाना हो, जून जुलाई में लगाना होगी। ये खरीफ फसल है क्योंकि 5 महीने के लगभग इसका समय लगता है। और ये दोनों किस्में हमारे राज्य शासन के बीज कार्यक्रम के अंतर्गत बीज उपलब्ध होता है, तो इसको लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि चने की फसल की के अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या उपाय हैं? चने में अभी अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय हमको विशेष रूप से
कीट प्रबंधन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा जी। और जल प्रबंधन यदि पानी की कमी लगती है, क्योंकि अभी विगत 2-3 दिनों से एकदम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से यदि देर से बोया गया चना तो पानी अवश्य देना पड़ेगा, एक कम से कम जो है। जी। कीट नियंत्रण में एक ही चने की इल्ली का प्रकोप देखा जाता है, जिसके नियंत्रण के लिए एसीफेट नामक दवाई जो है 300 से 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं। जी। और ये डॉक्टर साहब, चने के लिए जैव उर्वरक के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। दलहनी फसलों में जैव उर्वरक के रूप में जैसे अभी चंद्राकर साहब हमारे साथ में विराजमान हैं, शासन काफ़ी योजनाएं देता है, मैं समझता हूँ साहब भी उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। जहाँ तक सवाल जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक में 3-4 चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। पीएसबी जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है और एजेटोबैक्टर है, इनका उपयोग करते हैं। नाडेप खाद वगैरह, नाडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट, और शासन ने इसको ये समझिए कि आधी कीमत से भी कम में जो है कई उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जी। तो ये इनका उपयोग कर सकते हैं जी। चंद्राकर जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे रायपुर संभाग में 2 शक्कर कारखाने हैं, तो गन्ने के खेती के लिए क्या उपाय करें किसान भाई? गन्ने के खेती के लिए मैडम 2 समय में हम गन्ने की खेती लेते हैं जी। और अभी हम रबी के फसल में भी हम गन्ने की खेती हम लेना चाहेंगे जी। और इन दोनों एरिया में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे कि हम बीज के उपलब्धता से लेकर के हम पूरी उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, पूरी ट्रेनिंग जगह जगह कराते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का संपूर्ण सहयोग उसमें होता है। हमारे मैदानी क्षेत्र के अधिकारी फील्ड में जाकर उनको प्रायोगिक तौर पर ही प्रदर्शन के रूप में उनको खेतों में उनका फसल को लगाने की प्रक्रिया से लेकर के उनके फसल की पूरी परिपक्वता होने की स्थिति की ट्रेनिंग के साथ साथ प्रदर्शन और सब कुछ उनको देते हैं। जी। चंद्राकर जी, ये गेहूं में जल प्रबंधन के बारे में बताइए। जी, गेहूं की फसल में, ये गेहूं की फसल जो रबी की जितनी फसलें हैं, इस पर हम सिंचाई को बहुत ही संतुलित तरीके से हमको करना होता है और गेहूं की फसलें 2 तरह की होती हैं। एक तो सिंचित फसलें मानते हैं, एक असिंचित गेहूं में है, एक अर्ध सिंचित है। इस तरह की जहां जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से हम गेहूं की फसल वहां पर लेना चाहते हैं, ताकि हम जैसे हमारा खेत पहले खाली होता है तो हम वहां पर अर्ली गेहूं लेने का प्रयास करते हैं और बाद में जो इनके स्टेज हैं, जिनको हम क्राउन रूट स्टेज कहते हैं, जिसको हम इनकी ऐसी स्टेज जिस पर कि हमको पानी की आवश्यकता इसको पड़ती है, तो 4-5 स्टेज में पानी हमको देना पड़ता है। इसके लिए सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें कि हम सिंचाई के साधन के द्वारा हम इनको सिंचाई उपलब्ध कराते हैं और सरकार अभी इनको हम स्प्रिंकलर भी इन किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि किसान स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करता है तो फसल पानी भी उसको कम लगता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। जी। एक किसान भाई हमारे साथ में है। जय जोहार किसान भाई। हेलो। जय जोहार किसान भाई। जी जोहार। मैं शाखा दास बोल रहा हूँ जी, पहाड़ गांव से। जी, अब अपना प्रश्न पूछिए। ये सरगुजा कैसे जी, ये पहाड़ी जगह में पानी का कोई सुविधा, कुआं वहाँ खोद के देंगे कि ट्यूबवेल का? जी, सुविधाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, हर तरह की योजनाएं हैं, जहां पर जैसा क्षेत्र है वैसा उसका उपयोग कर सकते हैं। किसानों के लिए व्यक्तिगत तौर पर हम, यदि वो नदी नाले के किनारे है तो हम उसको कुआं और पंप दोनों दे सकते हैं। हम उसको पंप, यदि 12मासी नाला है तो वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप डैम भी बनवाते हैं और उससे वो सिंचाई कर सकते हैं पंप से। दूसरा, यदि नहीं है तो वहाँ पर किसान अपने खेत में कुआं बना सकता है और कुआं बनाकर उससे वो सिंचाई के साधन पंप से और वो स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकता है। और इस पर यदि छोटे किसान हैं तो 50 और 75% छूट का प्रावधान उनको है। अब इसी तरह ट्यूबवेल की बात आती है तो जहाँ पर ट्यूबवेल है वो ट्यूबवेल भी हम किसान को उपलब्ध कराते हैं। इसमें यही एक बात आती है कि उसके 900 मीटर की दूरी पे दूसरा ट्यूबवेल ना हो, तो वहाँ पर किसानों को ट्यूबवेल भी देते हैं और सरकार इस पर 40,000 से 50,000 रुपये का अनुदान किसानों के लिए दे रही है। और जो उसके लगने वाले पंप, जो विद्युत का कनेक्शन है, उसके लिए 75,000 रुपये अनुदान देती है। तो इस तरह सरकार जो है उसको कुआं में, पंप में
और स्प्रिंकलर में तथा ट्यूबवेल में सभी में अनुदान का प्रावधान रखिए, ताकि किसान उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके और अपने क्षेत्र को सिंचित कर सके। और यदि ये भी ना हो, यदि ज़मीन वहाँ पर आजू बाजू है, तो हम कृषि विभाग के माध्यम से वहाँ पर तालाब का भी प्रावधान है, तालाब बनाया जा सकता है। वहाँ पर छोटे छोटे जो हमारे फार्म पॉन्ड है उसका भी प्रावधान है। तो हमारे संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों से आप संपर्क करें, आपको पूरी सुविधा जो सिंचाई की चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको उपलब्ध होगा। एक और किसान भाई हमारे साथ में है। जय जोहार किसान भाई। हेलो, जय जोहार किसान भाई। जय जोहार बहन जी। जी मैं सनत यादव बोल रहा हूँ कनेरी से। जी, आपका प्रश्न पूछिए। ये तिवरा के जो फसल लगाए हैं उनमें कीड़ा हो गए, तो ओखर दवाई वगैरह कौन से डालना चाहिए, एक बारे में बताइए। जी, तिवड़ा की फसल में यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उसमें इल्ली आती है, और इल्ली में आप उसके लिए आप कोई भी जो कॉन्टेक्ट पाइजन जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोटोफास हो या क्लोरोपाइरीफास हो, ये दवा आप उसको 200 लीटर पानी में 300 से 400 मिलीलीटर, और यदि कीड़े की संख्या ज़्यादा हो तो अप टू 500 मिलीलीटर तक दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। जी, चंद्राकर जी, ये जैसे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, और कौन सी सुविधाएं सरकार ने किसानों को देने के बारे में योजना बनाई है? जी, सरकार ने जो किसानों के लिए इतनी योजना बनाई है जो किसान को हर पग में सहयोग करे। हम मिट्टी परीक्षण से लेकर के जो किसान के फसल काटने तक और बेचने तक पूरी सुविधा भारत सरकार और कृषि अपना छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। और जहां कहीं पर भी यदि भारत सरकार से राशि कम महसूस होता है, उसमें और कृषि अपनी जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उस पर और जोड़ करके किसानों को पूरी सुविधा देती है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मिट्टी परीक्षण की जो बात आती है उसमें किसानों से मात्र 2 रुपया लेकर के मिट्टी परीक्षण करते हैं और बाकायदा उसका कार्ड बनाते हैं, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो वो किसान उसके माध्यम से उसको पता लगता है कि उसके खेत में क्या कमी है, और वो उतना वो फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकता है ताकि वो भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सके। इससे आगे आप जाएं तो उसको जितने लगने वाले यंत्र हैं वो सब उनको अनुदान पर उपलब्ध सरकार कराती है। 50% के लगभग अनुदान मिलता है, चाहे वो बैल से चलाने वाला हो, चाहे हाथ से चलाने वाला हो, चाहे वो पावर से चलने वाला हो। ये सभी यंत्रों में सरकार अनुदान का प्रावधान रखी है। इन सब से और आगे आप जाएंगे तो जितने तरह के सिंचाई के साधन हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, कुआं, पंप, ट्यूबवेल और आपके छोटे छोटे माइक्रो माइनर के टैंक्स, ये सब सरकार किसानों को बना कर देती है। इन सब से भी आगे और आगे आप जाएं तो यदि फसल लगाने में जो आपको कल्चर, जो अभी थोड़ी देर पहले किसान भाई पूछ रहे थे, वो कल्चर भी आधे छूट पर उपलब्ध है। यदि जमीन में पता लगता है कि उसमें एसिडिक या अल्कलाइन है, मतलब यदि वो अम्लीय क्षारीय हो गया है, तो उसके लिए भी चूना और जिंक सल्फेट, जिप्सम, इन सबको भी अनुदान पर सरकार उपलब्ध कराती है। फिर इनमें लगने वाला जैविक खाद जो भी थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी, वो भी जैविक खाद के रूप में कल्चर और ये जो मतलब आपकी जो हरी खाद, ये सब चीजें अनुदान पर उपलब्ध कराती है। और इनको बनाने के लिए नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, इस पर भी सरकार अनुदान देती है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो 16,000 की यूनिट मान के 12,000 रुपये छूट पर सरकार किसानों को उपलब्ध कराती है। फिर इससे आप आगे चले जाएं तो जितने तरह के बीज हैं, बीज पर प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष रूप से अनुदान मिलता है। चाहे धान का बीज हो तो 500 रुपया पर क्विंटल, दलहन तिलहन हो तो 1,000 रुपये से 1,200 रुपया पर क्विंटल। ये रेट कम करके किसान को मिलता है ताकि वो किसान को कम दर पर मिलता है। फिर इससे भी आप आगे जाएं बीज और कल्चर के बाद तो समस्त चीजें जो है वो उपलब्ध किसानों को मिलता है। जैसे कि माफ कीजिए चंद्राकर जी, एक किसान भाई हमारे साथ में है। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए। मैं सरगुजा से बोल रहा हूँ, राम कुमार सिंह जी। आपका प्रश्न क्या है? हम चना लगाए हैं, उसमें बहुत कीड़ा हो रहा है जी। चने में कीड़ा हो रहा है। अच्छा, कितना बड़ा साइज का कीड़ा है आपका, उसके ऊपर आपको दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। दवा उसमें कीड़े का जो है एक ही इल्ली होती है जो बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे बच्चे से आदमी बड़ा होता है, वैसे इल्ली का भी जो प्रकार है जिसको हम उसके इंस्टार कहते हैं। जैसे आप छोटा सांप का बच्चा देखिए वो बड़ा होते जाता है, उसी तरह इल्ली भी छोटे से बड़ा होते जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो इल्ली को कंट्रोल करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। थोड़ी देर पहले किसी किसान भाई ने पूछा था, उनको जो बताए थे, एसीफेट नाम की दवा को 300 से 400 ग्राम
प्रति एकड़ हमको उपयोग करें, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा का उपयोग करें, या मोनोक्रोटोफास क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा को 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें, तो इसके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इन सब के बाद भी यदि वहाँ पानी की कमी हो तो आप वहाँ पर डस्टर का उपयोग करके आप वहाँ पर पैराथियान का डस्ट या फिर कोई भी आपकी जो है भुरकने वाली दवा का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। जी खान साहब, ये चने की उन्नत किस्म के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। चने की उन्नत किस्म में सबसे ज़रूरी है कि उकटा रोग के प्रति वो निरोधक होना चाहिए या सहनशील होना चाहिए। उसके लिए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो है वैभव किस्म का विकास किया है, और वो इस संभाग में या पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक कोने कोने में उसका उपयोग किसान कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है जवाहर चना JG 315 या JG 74, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अभी एक नया आया है 218 JG 218, ये अधिकांश किस्में उकटा रोग के लिए सहनशील या निरोधक होती है, इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरी की जो प्रमुख दलहनी फसलें हैं जैसे उड़द या मूंग, जिनको अभी आगामी 1 महीने के अंदर लगाया जा सकता है, उनकी उन्नत किस्मों में हम मूंग के लिए जो है विशाल जो गर्मी में लगने वाला मूंग है उसका उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल उड़द का है, उड़द के लिए जो है पंत उड़द 30 या बरखा, जो एक बहुत बड़ा रोग होता है जो उड़द में लगता है, उसको पीला मोजेक बोलते हैं, उसका उपयोग यानी उसके निरोधक किस्म होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उससे 80% तक फसल का नुकसान हो जाता है। तो ये पीला मोजेक निरोधक किस्म उड़द की होना चाहिए। उसके लिए पंत उड़द 30 या बरखा जो प्रमुख किस्में हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो एक किसान भाई लाइन पे है, जय जवाहर किसान भाई। जय जवाहर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं अंबिकापुर से बोल रहा हूँ, संदीप कुमार जी। आपका प्रश्न बताइए। ये मूंग की दाल लगी हुई है, उसमें इल्लियां आ रही हैं, हाँ, तो उनका समाधान कैसे होगा? अभी चने की इडली भी थी, जो प्रश्न आया था, इसके लिए भी वही जो मुख्य रूप से एसीफेट 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि दवाई की मात्रा और पानी की मात्रा बराबर होना चाहिए 1 एकड़ में। यदि आपने पानी कम लिया वो भी नुकसानदायक है, घोल कम दिया वो भी नुकसानदायक है। तो इस पे और नियंत्रण करने में ये एक बहुत बड़ा प्रभावी कारक होता है कि दवाई और पानी दोनों उसी अनुपात में लेना चाहिए जिसमें अनुशंसा की जाती है। जैसे एसीफेट का 300 से 400 ग्राम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में घोल बनाना हमको। यदि घोल तो बना लिया हमने इतना और 200 लीटर घोल नहीं छिड़का तो नियंत्रण नहीं होगा और उसके बाद फसल का नुकसान होगा। तो सावधानियां भी उतनी ही जरूरी है, कीट नियंत्रण के लिए हो चाहे रोग नियंत्रण के लिए हो। और मुख्य सावधानी जो है यहाँ हमको यही रखना है कि 1 एकड़ के लिए जितना घोल आवश्यक है उसकी सांद्रता और घोल की मात्रा दोनों बराबर मात्रा में पहुंचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब इस प्रश्न के आने से पहले हम ये पूछ रहे थे कि चने की फसल के अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन से उपाय किए जाए। जैसा अभी बताया था कि पानी देने का है उसको, खास तौर से कि अगर देर से बुआई की गई हो तो पानी अवश्य दें। इसके साथ ही साथ फसल को जो है बहुत जल्दी कटाई भी नहीं करना चाहिए और बहुत देरी की कटाई भी